वो एक्सपर्ट अपने इस पत्र में राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़े, वरना शोम्पेन जनजाति का जीनोसाइड हो जाएगा। भारत को आजाद हुए 75 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं और भारत ने ऐसे किसी पोर्ट का निर्माण नहीं किया है। अगर आप चाइना के पोर्ट प्रोजेक्ट को देखें इंडियन ओशन में, तो ऐसा लगेगा कि उसने भारत को सब तरफ से घेर लिया है। इस प्रोजेक्ट को लेके इतना सारा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को रोकने के इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, क्या सारा का सारा क्रिटिसिज्म जेन्युइन है? इनमें वो ग्रुप भी शामिल है जो फॉरेन फंडेड है और डेवलपिंग कंट्री के विकास या ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं। इस मामले में दुनिया में एक हिपोक्रेसी चलती है। ब्राजील के अमेजन के घने जंगलों में एक जनजाति रहा करती थी जिसका नाम था पेनारा जनजाति। इस जनजाति के लगभग 350 लोग जो है यहाँ पर रहा करते थे। इस जनजाति का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, ये कंप्लीटली आइसोलेटेड जनजाति थी। 1961 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता इन जंगलों में पहुंचता है और इस जनजाति के संपर्क में आता है। उसे देखकर इस जनजाति के लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और उसे मार डालते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा सेंटिनल जनजाति ने जॉन एलन चाउ के साथ किया था। 1973 में ब्राजील की सरकार एक सड़क का निर्माण करती है जो इस जनजाति के रहन क्षेत्र से होते हुए जाती है। उसके तुरंत बाद 12 महीने के अंदर यह देखा जाता है कि सडनली इस जनजाति के 250 लोगों की अचानक डेथ हो गई। जब इसके कारणों को जाना जाता है तो पता चलता है कि 2 कारणों से इन लोगों की डेथ हुई। पहली बार इस जनजाति के लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आए और क्योंकि ये लोग कंप्लीट आइसोलेशन में रह रहे थे तो इनको बाहरी दुनिया की बीमारियों का कोई एक्सपोजर नहीं था। जब ये बाहरी लोगों के संपर्क में आए तो इनको ऐसी बीमारियां लगी जिनके लिए इनका शरीर तैयार ही नहीं था, तो सडनली इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। दूसरा, जब इस क्षेत्र से सड़क का निर्माण किया गया तो यहाँ की जो एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है या एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ, उससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा और सडनली जो है एक तरीके से इस जनजाति का जीनोसाइड हो गया था। भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐसे ही कुछ बातें जो है कही जा रही है। प्रोजेक्ट के कुछ अपोनेंट का मानना है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ता है तो शोम्पेन जनजाति का भी इसी तरीके से जीनोसाइड हो सकता है। इनफैक्ट फरवरी 2024 में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र मिलता है। ये पत्र लिखा था 13 अलग अलग देशों के 39 जीनोसाइड एक्सपर्ट ने। वो एक्सपर्ट अपने इस पत्र में राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़े, वरना शोम्पेन जनजाति का जीनोसाइड हो जाएगा। इस जनजाति के लोग जब बाहरी लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनको कई सारी बीमारियां लग सकती है, साथ ही साथ यहाँ का एनवायरनमेंट भी डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से इस जनजाति के सिर्फ 229 लोग जो बचे हुए हैं उनका भी जीनोसाइड हो जाएगा। शोम्पेन जनजाति के जीनोसाइड के इस पॉइंट के अलावा प्रोजेक्ट के विरोधी कई सारे और पॉइंट पर इस प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो आइए ग्रेट निकोबार आइलैंड वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में हम कवर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट और इस प्रोजेक्ट के साथ आगे कैसे बढ़े, यानी कि वे फॉरवर्ड। इसी में हम एक इंपॉर्टेंट चीज और कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्यों इस प्रोजेक्ट का इतना ज्यादा विरोध हो रहा है और क्या ये इतने जो विरोधी है सारे के सारे जेन्युइन हैं, क्या इनमें से कुछ ऐसे ग्रुप भी है जिनका निजी स्वार्थ है कि वो भारत को विकास को नहीं होने देना चाहते, भारत के विकास को ब्लॉक करना चाहते हैं। उस पॉइंट को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्रोजेक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट। प्रोजेक्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट में पहला पॉइंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड की मैरीटाइम इकोनॉमी का भारत के लिए लाभ। सबसे पहले मैरीटाइम इकोनॉमी क्या होती है? जिन देशों की कोस्टल बाउंड्री होती है या जिन देशों के पास आइलैंड होते हैं उनको कई सारे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। ये कंट्री अपने आइलैंड के ऊपर या कोस्ट के ऊपर पोर्ट बना सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, ऑयल और नेचुरल गैस निकाल सकते हैं, मिनरल निकाल सकते हैं और भी कई सारे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। कुल मिला के इन सभी आर्थिक लाभों को जो समुद्र से प्राप्त होते हैं उनको मैरीटाइम इकोनॉमी कहा जाता है। भारत के
ग्रेट निकोबार और इनफैक्ट पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का काफी मेरीटाइम पोटेंशियल है और भारत ने उस पोटेंशियल को अभी फुली एनकेश नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप ये देखिए कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के 25 किलोमीटर दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग जाता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग का मतलब जैसे आपके शहर में एक नेशनल हाईवे है, एक स्टेट हाईवे है जहां से काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से सामान की आवाजाही होती है और लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये एक तरीके से समुद्र में स्थित एक हाईवे है। तो ये ग्रेट निकोबार से सिर्फ 25 किलोमीटर दक्षिण में होता हुआ जाता है। मलक्का स्टेट क्या है? मलक्का स्टेट एक संकड़ा जलमार्ग है जो बड़े वाटर बॉडीज यानी कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है और ये लोकेटेड है मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर तीनों कंट्री के बीच में एक संकड़ा जलमार्ग। आप ये देखिए कि सिंगापुर ने किस तरीके से इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग का फायदा उठाया है, क्योंकि ये समुद्री मार्ग मलक्का स्टेट से होके जाता है और सिंगापुर के जस्ट नीचे लोकेटेड है। तो वहां सिंगापुर ने बनवाया सिंगापुर पोर्ट। ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जैसा कि हम ग्रेट निकोबार आइलैंड में भी हम प्लान कर रहे हैं। सिंगापुर पोर्ट का निर्माण आज से लगभग 200 साल पहले हुआ था और इस पोर्ट का फायदा उठाते हुए सिंगापुर आज दुनिया की एक विकसित अर्थव्यवस्था है। आप ये देखिए कि सिंगापुर ने 200 साल पहले ऐसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण कर लिया था और जो मलक्का स्टेट की और आसपास के एरिया की मैरीटाइम इकोनॉमी का फुल बेनिफिट उठाया और आज वो विकसित देश है। भारत को आजाद हुए 75 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं और भारत ने ऐसे किसी पोर्ट का निर्माण नहीं किया है और मैरीटाइम इकोनॉमी का लाभ जो हमें मिल सकता था उससे आज भी हम वंचित हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इनफैक्ट ये कुछ वैसी ही बात हुई कि मान लिया आप शहर में रहते हैं और आपका जो घर का लोकेशन है वो कमर्शियल एरिया में है, वहाँ काफ़ी सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और वहाँ रेंट की अर्निंग भी अच्छी हो सकती है। आपका बड़ा खासा घर है और घर के नीचे आप 2-4 दुकान निकाल सकते हो और उससे अच्छी रेंट से आपको अर्निंग हो सकती है। आपने न तो दुकानें निकाली, ना रेंट पे दी और ना ही खुद की दुकान वहां पर लगाई, यानी आपने इग्नोरेंस किया। ऐसा ही कुछ भारत ने 75 ईयर से किया है। इसी में एक पॉइंट और, भारत का खुद का जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है उसका 75% पार्ट जो है विदेशी पोर्ट हैंडल करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके घर का लोकेशन अच्छा है, आपने ना तो दुकान जो है किराए पे दी, ना खुद की दुकान लगाई और आपने बाहर से एक दुकान किराए पे ली और बाहर किराया चुका रहे हो, जो भारत का एक इग्नोरेंस दिखाता है। तो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट के पॉजिटिव पॉइंट में दूसरा पॉइंट है भारत की सिक्योरिटी और इंडियन ओशन का सर्विलेंस। ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ऐसे बढ़िया लोकेशन वाले आइलैंड को कई सारे कंट्री जैसे यूएसए, ब्रिटेन ने डिफेंस पर्पस के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है और ऐसे आइलैंड जो है इस तरीके के पर्पस के लिए काफी यूजफुल रहते हैं। भारत ने भी अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमांड को स्टैब्लिश किया है। ये बेसिकली भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तीनों की ज्वाइंट कमांड है जो एक सिंगल कमांडर के आदेश के तहत काम करती है और जब भी देश को जरूरत पड़े तो ये कमांड तैयार रहती है। साथ ही साथ ग्रेट निकोबार आइलैंड में INS बाज लोकेटेड है जो इंडियन नेवल एयर फोर्स का स्टेशन है। इन दोनों के अलावा भी भारत को जरूरत है जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड में भारत का जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसको अपग्रेड करने की। यहाँ पर भारत एडिशनल हेलीकॉप्टर, एडिशनल मिसाइल, एडिशनल वॉर वीपन को तैनात कर सकता है ताकि सिक्योरिटी में ये भारत का एक स्ट्रॉन्ग कमांड सेंटर बने। इसके साथ में ही दूसरा पॉइंट है सर्विलेंस। ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो इतना अच्छा लोकेशन है उसका उपयोग किया जा सकता है पूरे इंडियन ओशन के सर्विलेंस के लिए और भारत के हर दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है ताकि भारत के लिए कोई भी खतरा जो है नहीं बने। प्रोजेक्ट का तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है चाइना को काउंटर करना। दोस्तों अगर आप वर्ल्ड मैप खोलेंगे और उसमें चाइना का लोकेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि चाइना 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ है, नॉर्थ, वेस्ट
और साउथ डायरेक्शन में चाइना लैंड से घिरा हुआ है और चाइना का जो ईस्टर्न एरिया है वो कोस्टल एरिया है जो खुलता है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, जो जहां पर लोकेटेड है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। यानी कि चाइना जो है इंडियन ओशन से काफी दूर लोकेटेड है और ये इंडियन ओशन में नहीं खुलता है। अगर इंडियन ओशन की बात की जाए तो भारत का जो लोकेशन है वो इंडियन ओशन में कमांडिंग पोजीशन में है। इनफैक्ट भारत को इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तरीके से तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरीके से एक राजा की पोजीशन में ये इंडियन ओशन में बैठा हुआ है। भारत की ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज भारत को एक कमांडिंग पोजीशन देती है इंडियन ओशन में, जबकि चाइना के साथ ऐसा है कि उसके साथ ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है कि वो इंडियन ओशन में से बाउंड्री शेयर भी नहीं करता है। लेकिन चाइना ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं कि वो अपनी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन को उसने ओवरकम कर लिया है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट का नाम है मैरीटाइम सिल्क रूट। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना दुनिया में जो है कई सारे जो कोस्टल कंट्री है वहां पोर्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इनफैक्ट इंडियन ओशन में भी चाइना ने काफी सारे पोर्ट बनाए हैं या वहां पर हेवी अमाउंट इन्वेस्ट किया है। चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बेनटोटा पोर्ट, म्यांमार में क्याकपू पोर्ट जैसे पोर्ट में हेवीली इन्वेस्ट किया है और वहां एक तरीके से चाइना जो है जाकर बैठ गया है। इसके साथ में ही बांग्लादेश के चितगोंग पोर्ट में चाइना जो है अपना नेवल बेस बनाने का प्लान कर रहा है और जोबाती में जो अफ्रीकन कंट्री है वहां पर चाइना ने अपना फर्स्ट जो है मिलिट्री बेस बनाया है। कुल मिला के चाइना ने अपने ज्योग्राफिकल लिमिटेशन को ओवरकम कर लिया है। वो इंडियन ओशन के कई सारे कंट्री के साथ हेवीली इन्वेस्ट करके जो है एक तरीके से उसने खुद को इंडियन ओशन में प्लेस कर दिया है। अगर आप चाइना के पोर्ट प्रोजेक्ट को देखें इंडियन ओशन में तो ऐसा लगेगा कि उसने भारत को सब तरफ से घेर लिया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। जैसे गले में हम एक माला पहनते हैं और माला के मनके होते हैं, उसी तरीके से भारत को चाइना ने सब तरीके से पोर्ट बना के एक तरीके से घेर लिया है। अब चाइना जो है इंडियन ओशन में एग्रेसिवली आगे आ रहा है और भारत की कमांडिंग पोजीशन को चैलेंज कर रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ग्रेट निकोबार आइलैंड के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज कर सकता है। वहां भारत अपना पोर्ट बना सकता है, जैसा कि इस प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और खुद को जो है यहाँ पर री एस्टैब्लिश कर सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। मैरीटाइम सिल्क रूट जैसे प्रोजेक्ट के साथ चाइना एक और चाल चल रहा है जिसको कहा जाता है डेट डिप्लोमेसी। डेट डिप्लोमेसी का मतलब यह है कि किसी कंट्री में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दो कि वो कंट्री जो है लास्ट में जो ऋण है उसको चुका ही नहीं पाए। चाइना ने ऐसा श्रीलंका के साथ किया है और श्रीलंका के हम्बेनटोटा पोर्ट में हेवीली इन्वेस्ट किया था। लेकिन श्रीलंका में आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी थी और श्रीलंका के पास एक तरीके से वित्तीय संकट आ गया था। ऐसी स्थिति में श्रीलंका जो है चाइना का ऋण नहीं चुका पा रहा था। इसकी एवज में चाइना ने 99 ईयर्स के लिए हम्बेनटोटा पोर्ट जो है लीज पर ले लिया है। यानी एक तरीके से वहां पर चाइना का जो है काफी सारा जो है प्रभाव आने लग जाएगा। ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है। ऐसे सभी चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत को एग्रेसिवली पोर्ट का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और चाइना को काउंटर करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट है, इससे भारत को जो है काफी सारा टूरिज्म का रेवेन्यू मिल सकता है अगर सस्टेनेबल वे में ग्रेट निकोबार आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड में टूरिज्म को प्रमोट किया जाए तो यहाँ इको टूरिज्म के इमेंस पोटेंशियल है और भारत उसका बेनिफिट ले सकता है, लेकिन ये सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो है बेनिफिट कई सारे और मामलों में हो सकता है। फिशिंग, ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन, मिनरल का एक्सप्लोरेशन, इसके साथ में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, पायरेसी को रोकने में, और जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है या नेवल एक्सरसाइज होती है उनको कंडक्ट करने में भी जो है इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन यूज किया जा सकता है। तो चलिए अब ये देखते हैं प्रोजेक्ट की फ्लिप साइड या नेगेटिव साइड क्या है। फर्स्ट पॉइंट,
क्लियरेंस इश्यू। प्रोजेक्ट के अपोनेंट जो है इस प्रोजेक्ट का मेन विरोध कर रहे हैं प्रोजेक्ट के क्लियरेंस को लेकर। जब भी ग्रेट निकोबार आइलैंड जैसा कोई प्रोजेक्ट भारत में आता है जहां पर एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट पड़ रहा हो, ट्री की कटिंग हो रही है और कोस्टल एरिया हो वहां पर, तो 3 तरह के क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। पहला है जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस, दूसरा है कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस और तीसरा है एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है। जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आए जिसका लोकल एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, तो जरूरी है एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के अकॉर्डिंग कि उस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट इंपैक्ट का असेसमेंट किया जाए, यानी कि प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको कम कैसे किया जाए और प्रोजेक्ट को लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे मोल्ड किया जाए। ये सारा प्लान और प्रपोजल जो है सरकार को पेश करना रहता है या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को पेश करना रहता है। उसके बाद प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। इस प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में विरोधियों का ऐसा कहना है कि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में जल्दी की गई है और इसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। दूसरा, फॉरेस्ट क्लियरेंस। क्योंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड में रेन फॉरेस्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 10 लाख पेड़ों को काट दिया जाएगा। जब भी किसी प्रोजेक्ट के द्वारा फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेस्ट लैंड का नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए। यह प्रोविजन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत। साथ ही फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में यह प्रावधान है कि जब पेड़ों को काटने से पहले वहां की ग्राम सभा से या वहां की ट्राइबल काउंसिल से रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस फॉरेस्ट का डाइवर्जन किया जा रहा है, यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं। जब तक ग्राम सभा रिटर्न में परमिशन नहीं देगी इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले में भी प्रोजेक्ट के विरोधियों का यह कहना है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है प्रॉपर नहीं किया गया है। कि काउंटर आर्ग्यूमेंट में यह कहा जा सकता है कि सरकार ने यह कहा है कि इस प्रोजेक्ट में 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 लाख पेड़ अगर यहाँ पर काटे जा रहे हैं तो हरियाणा में 10 लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे इसको कंपेंसेट करने के लिए। ये पेड़ ग्रेट निकोबार आइलैंड में इसलिए नहीं लगाए जा सकते क्योंकि वहां पर पेड़ लगाने के लिए एरिया नहीं है, इसलिए ये पेड़ हरियाणा में लगाए जाएंगे। तीसरा जो क्लियरेंस है वो है कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस। इसका मतलब क्या है आप ये देखिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है और हाईली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, कोरल रीफ, लेदरबैक टर्टल जैसी प्रजातियां पाई जाती है। इस तरह के एरिया को कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में रखा जाता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3 और 4। जो कोस्टल रेगुलेशन 1 है वहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट लाना काफी मुश्किल भरा काम है और काफी रेस्ट्रिक्शन उन प्रोजेक्ट पर लगा रहता है। लेकिन कोस्टल रेगुलेशन 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A और 1B में। 1A में इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, जबकि 1B में लिमिटेड मैनर में ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है। प्रोजेक्ट के विरोधियों का ऐसा मानना है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो एरिया है ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A का एरिया है जहां पर ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आ सकता। जबकि NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने एक हाई पावर्ड कमेटी के गठन का निर्देश दिया था सरकार को, और हाई पावर्ड कमेटी का कहना है कि ये एरिया जो है 1A में नहीं आता है, ये 1B में आता है जहां कंट्रोल्ड मैनर में ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है। प्रोजेक्ट के विरोधियों का जो दूसरा पॉइंट है उनका ऐसा मानना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ग्रेट निकोबार आइलैंड की बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, स्पेशली लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापोड, इनकी जो नेस्टिंग साइट है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी और इन प्रजातियों की जनसंख्या कम हो जाएगी। के काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये कहा जा सकता है कि मीडिया रिपोर्ट में ऐसा आया है कि जो है लेदरबैक टर्टल की जो नेस्टिंग साइट है उसको आल्टर या चेंज नहीं किया गया है, और वेस्टर्न साइड का जो एरिया है, जो नेस्टिंग साइट का बड़ा एरिया है, वहां कोई भी चेंज नहीं किया गया है।
अपोनेंट का ऐसा मानना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ग्रेट निकोबार आइलैंड के जो कोरल रीफ है और मैंग्रोव को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ साथ में ही जो ग्रेट निकोबार आइलैंड के जो ट्राइबल्स है, स्पेशली शोम्पेन ट्राइब और निकोबारी ट्राइब की जो है जनसंख्या कम हो सकती है और जीनोसाइड का भी कंसर्न है। इस बारे में काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जा सकता है कि सरकार ने यहाँ जियो फेंसिंग का प्रोविजन रखा है, जहां पर जो नेचुरल फेंसिंग कर दी जाएगी जिससे ट्राइबल लोग अलग जो है आउटसाइडर के कांटेक्ट में नहीं आए, और सर्विलेंस टावर का भी प्रोविजन रखा गया है। प्रोजेक्ट का एक और फ्लिप साइड है अर्थक्वेक का खतरा। वर्ल्ड मैप में अगर आप ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो लोकेशन देखेंगे तो ये बेसिकली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो एक इमेजिनरी लाइन है जहां पर दो प्लेट की बाउंड्री लोकेटेड होती है और दुनिया के 70% अर्थक्वेक जो है इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये प्लेट की बाउंड्री क्या है? आप भी जानते हो कि भारत की जो प्लेट है, इंडियन ओशन की जो इंडिया की प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है और दोनों प्लेट के बीच में जो है हिमालय लोकेटेड है। जब भी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो वहां पर अर्थक्वेक आते हैं। वैसा ही लोकेशन है ग्रेट निकोबार आइलैंड का, जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है और यहां पर अर्थक्वेक आने का खतरा है। इनफैक्ट 2004 में इंडियन ओशन में इस तरीके का मेगा अर्थक्वेक आया था जिसकी तीव्रता थी 9.3। यह दुनिया में अभी तक आए सबसे भयंकर अर्थक्वेक में से एक था और इसकी वजह से इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2024 को। सुनामी की वजह से इंडियन ओशन में लोकेटेड कई सारे कंट्री में कुल मिला के 2.25 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। इसकी वजह से 26 दिसंबर 2024 को ग्रेट निकोबार आइलैंड में 8 मीटर ऊंची जो है लहरें उठी थी। इनफैक्ट जो इंदिरा पॉइंट के आसपास में स्थित जो लाइट हाउस है वो पानी में डूब गया था इस सुनामी की वजह से। इस तरह के जो है मेगा अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं। इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में भारत के एनवायरनमेंट मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि जब उन्होंने जो है सर्वे और प्रेडिक्शन कराए तो ऐसा पता चला कि ऐसा मेगा अर्थक्वेक 9 से अधिक तीव्रता का जो अर्थक्वेक है उसके आने के चांस अगले 420 साल तक नहीं है। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आने के चांसेस जो है अगले 50 साल तक नहीं है और मीडियम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आने का चांस जो है अगले 30 साल तक नहीं है। प्रोजेक्ट के विरोधी जो है प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जिसका नाम है एनेडको, उसको भी लेके कंसर्न दिखा रहे हैं। एनेडको अंडमान निकोबार का एक कॉरपोरेशन है। ये एजेंसी काम करती है रिजोर्ट को रन करने में, पेट्रोल पंप को रन करने में, साथ ही साथ मिल्क की जो सप्लाई है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंश्योर करने में। यानी कि इसका जो पोर्टफोलियो है क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ इस एजेंसी का जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो 370 जो है करोड़ के आसपास है। इसका पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट जो है 35 करोड़ के आसपास है। तो क्या ये एजेंसी 72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। प्रोजेक्ट के फ्लिप साइड में एक और पॉइंट आता है, वो है अनसस्टेनेबल टूरिज्म। एको मीडिया लिमिटेड की जो रिपोर्ट जो उन्होंने नीति आयोग को सबमिट की थी इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें पैराग्राफ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के और आसपास के जो ब्यूटीफुल आइलैंड है वो कई सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये वहां पर अपना घर बनाने की सोच सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है, आपने सुना होगा कि जो कई सारे आइलैंड को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल खरीद लेते हैं, वहां पर घर बना के रहते हैं। तो अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड में ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर अनसस्टेनेबल टूरिज्म होगी और यहाँ की एनवायरमेंट इकोलॉजी को अफेक्ट करेगी। वैसा तो प्रोजेक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये कंसर्न है प्रोजेक्ट के अपोनेंट्स का। अलावा प्रोजेक्ट के कई सारे और फ्लिप साइड है। जब ग्रेट निकोबार आइलैंड पर इतने सारे लाखों लोग आ जाएंगे तो उनके लिए पीने का साफ पानी, उनके लिए वेस्ट मैनेजमेंट, उनके लिए रिसोर्स कहां से आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस आइलैंड की जो केयरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। क्या इतने सारे लोगों को ये आइलैंड हैंडल कर पाएगा? दूसरा, प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए कई सारे लोगों की जमीन जो है वो सरकार अपने हाथ में ले लेगी, तो उन लोगों को फेयर कंपेंसेशन, उनका रिहेबिलिटेशन भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। प्रोजेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को हमने देखा।
लेकिन अब एक रियलिटी चेक। जेन्युइन और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी भी डेमोक्रेसी की पहचान है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेके इतना सारा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को रोकने के इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, क्या सारा का सारा क्रिटिसिज्म जेन्युइन है? क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट या निजी स्वार्थ वाले लोग भी शामिल है जो अपने निजी स्वार्थ की वजह से इस प्रोजेक्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं? उसको हम देखते हैं। दोस्तों, भारत में ही नहीं, कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज में जो आज जो है विकास की राह पर चल रहे हैं, वहां पर जब भी कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो उनका पुरजोर विरोध होता है। कई सारे एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप और पीयर ग्रुप जो है इन प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं। इनमें वो ग्रुप भी शामिल है जो फॉरेन फंडेड है और डेवलपिंग कंट्री के विकास या ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं। इस मामले में दुनिया में एक हिपोक्रेसी चलती है। वो हिपोक्रेसी क्या है उसको समझते हैं। दुनिया में 3 तरह के कंट्री है: डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री। डेवलप कंट्री ने अपना विकास कर लिया है, अब वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, वहां क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है और पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है, लोग कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं। लेकिन इन कंट्रीज का डेवलपमेंट हुआ कैसे? इन कंट्रीज का डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में। जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और मशीनों से चीजें बनने लग गई, तब जो है काफी सारा पोल्यूशन हुआ। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और फॉरेस्ट का लॉस, ट्राइबल राइट, इन सारे पॉइंट के बारे में, इन सारे मुद्दों के बारे में दुनिया ने पहले बात नहीं की। जब ये आज जो डेवलप्ड कंट्री है यानी यूरोपियन कंट्री और अमेरिका अपना विकास कर रहे थे, तब उस बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही थी। आज ये सारे कंट्री डेवलप्ड हो गए हैं और कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। आज सारी दुनिया बात कर रही है बायोडाइवर्सिटी की, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और इन सारे मुद्दों की। सबका ऐसा मानना है कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है या पोल्यूशन का जो मामला है, उस पर हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये दुनिया में हिपोक्रेसी क्यों है कि जब भी डेवलपिंग कंट्री में ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो सारी दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड। ग्रेट निकोबार आइलैंड का जब प्रोजेक्ट आया था तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के बड़े बड़े अखबारों में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, जीनोसाइड हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ऐसा न केवल भारत के साथ, कई सारे और भी डेवलपिंग कंट्री के साथ ऐसा होता है कि जब भी वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो काफी ज्यादा उनका विरोध किया जाता है। इसी का मैं एक दूसरा साइड आपको दिखाता हूं। हमने एक वीडियो कवर किया था चागोस आर्किपेलागो के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आइलैंड की कहानी क्या है? ये आइलैंड जो है ब्रिटेन के अधीन था और 2024 में इस आइलैंड को आजादी मिली। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसमें से एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, जिसको अभी भी आजादी नहीं मिली है। ब्रिटेन ने सबसे पहले इस आइलैंड को हथिया लिया और यहाँ पर कोकोनट प्लांटेशन करने का सोचा। इन कोकोनट प्लांटेशन में काम करने के लिए सस्ते लेबर की जरूरत थी, तो अफ्रीका और भारत से स्लेव को लाया गया और उनको वहां पर काम कराया गया। इन लोगों पर काफी सारे अत्याचार हुए, लेकिन बाद में इन स्लेव लोगों ने उसी आइलैंड यानी चागोस आर्किपेलागो को अपना घर बना लिया। लेकिन बाद में खुद की सहूलियत के हिसाब से ब्रिटेन ने वो आइलैंड इन लोगों से खाली करा दिया। वो लोग जो है एज ए रिफ्यूजी रह रहे थे दूसरे देशों में। ये आइलैंड इसलिए खाली करा दिया गया क्योंकि ब्रिटेन ने यूएस के साथ अग्रीमेंट किया था कि इस आइलैंड को ब्रिटेन और यूएसए का एक मिलिट्री बेस बना दिया जाएगा। जब ब्रिटेन ने ये काम किया तो क्या मानवाधिकार हनन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ट्राइबल राइट की बात हुई थी? निश्चित रूप से ब्रिटेन का क्रिटिसिज्म हुआ होगा, लेकिन दुनिया में हिपोक्रेसी क्यों है कि जब डेवलपिंग कंट्री में ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो इनका इतना पुरजोर विरोध होता है? तो निश्चित रूप से भारत को कंस्ट्रक्टिव और जेन्युइन क्रिटिसिज्म पर जो है ध्यान देना चाहिए और ट्राइबल राइट, बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करनी चाहिए। लेकिन इनमें से वेस्टेड इंटरेस्ट का जो क्रिटिसिज्म है उनको भारत को इंसुलेट करना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट पर आगे कैसे बढ़ा जाए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। भारत को निश्चित रूप से अपना डेवलपमेंट करना चाहिए और भारत का टारगेट है 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बने, लेकिन हमें ट्राइबल राइट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
इस मामले में आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जितने भी स्टेक होल्डर इस प्रोजेक्ट में शामिल है, चाहे वो शोम्पेन जनजाति हो, ट्राइबल काउंसिल हो और ग्रेट निकोबार आइलैंड के लोग हो और बाकी सारे जो स्टेक होल्डर है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। इस मामले में एक बड़ा सवाल होता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। इसमें यह किया जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, उनको सर्कुलेट करना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और एक जो है ट्रांसपेरेंट पोजीशन उनके सामने हो। साथ ही साथ ग्रेट निकोबार आइलैंड की जो ट्राइबल काउंसिल है, उसको डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनाना चाहिए और उनके कंसेंट को साथ में लेकर चलना चाहिए। साथ ही साथ फेयर कंपेंसेशन और प्रॉपर रिहैब और रिहेबिलिटेशन लोगों का होना चाहिए, जिनके लैंड जो है सरकार जो है अपने हाथ में ले रही है। कुल मिला के भारत को इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इंश्योर करना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी कंजर्व हो और ट्राइबल राइट जो है वो सुरक्षित रहे।